नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार क्लासेस में। आप सभी को पता है कि पिछली क्लासेस में यहाँ से मौलिक अधिकार की क्लास दी गई थी। यानी पॉलिटी की जो मौलिक अधिकार की क्लास चल रही थी, मौलिक अधिकार केवल आधा ही समाप्त हुआ था, आधा बचा रह गया था। उसके पहले की जो क्लासेस थी, हम लोग उसमें नागरिकता एवं नागरिक को पढ़ चुके थे। भारत संघ है, उसके राज्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं। उसके पहले संविधान सभा का गठन, विशेषताएँ, भारत का संवैधानिक विकास, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लास ले चुके हैं। तो मौलिक अधिकार की जो आधा क्लास बची हुई है, उस क्लास को आज हम लोग पूरा करेंगे। यानी मौलिक अधिकार का सेशन आज हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग भाग 4 में डीपीएसपी को पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, हम लोग पिछली क्लास में अनुच्छेद 11 तक अनुच्छेद 21 तक पढ़ चुके थे, यानी आर्टिकल 21 तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। यानी मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है दिया दिया गया है संविधान में। 12 से लेकर के 21 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है हम लोगों की, वो अनुच्छेद 22 से रहने वाली है। लेकिन एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 21 तक था क्या? क्विक रिवीजन। अनुच्छेद 12 जो था वो राज्य की परिभाषा दी गई थी, यानी मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 क्या था? अनुच्छेद 13 यह था कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून वो अमान्य हो जाएँगे, यानी जो जो भी कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, मौलिक अधिकार के दायित्व को निभाएँगे नहीं, ऐसे कानून को अमान्य मान लिया जाएगा, उन्हें सही नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 था। जबकि अनुच्छेद 14 कहता है विधि की समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जबकि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, जाति, वंश या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी भी नागरिकों के खिलाफ विभेद नहीं करेगा, सबको एक इक्वल के रूप में देखेगा। हालाँकि इसके कुछ अपवाद होते हैं। राज्य जो है वो छोटे ना मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं समाज में, ऐसे लोगों के उत्थान के लिए कुछ आरक्षण की व्यवस्था करेगा। और ऐसे में अनुच्छेद 15(3) और 15(4) में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, मतलब उसके बारे में सुझाव दिए गए हैं। जबकि अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी लोक नियोजन मतलब कोई भी रोजगार या नियुक्ति दी जा रही है, तो उसमें अवसर की समता दी गई है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी जो होती है, अस्पृश्यता जो होती है, छुआछूत जो होता है, उसका अंत होना चाहिए। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी किसी भी राज्य से, किसी भी सरकार से, विदेशी चीज़ों से, विदेशी लोगों से कोई भी उपाधि नहीं ग्रहण करेगा। हालाँकि शैक्षिक एवं सैन्य मामलों में यह उपाधि अलाउ है। जबकि अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्री टू स्पीक, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब दिया गया है। इसमें 6 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है, मैंने आप लोग को पीछे क्लास में बताया है। हालाँकि उसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं। अगर आप लोग वो देख लिए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी जब यहाँ से चीज़ें आप लोग देख चुके होंगे पिछले वाली क्लास। और अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी आपने जो अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, उसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ संरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 21 जो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी ऑफ पर्सनल लाइफ, मतलब पर्सनल लिबर्टी लाइफ, ये सब जो दिया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो अनुच्छेद 19 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जाके देखिएगा, दोनों के बीच मैंने समानताएं वहाँ पे व्यक्त की हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं अनुच्छेद 22 को। यहाँ पे आप लोग यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 1922 में स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 22 बचता है, अनुच्छेद 22, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बचता है, ये क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में, यानी इन सम सिचुएशंस, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ये जैसे आप कोई गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण किसके बारे में बताता है? कुछ दशाओं में, यानी मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। अगर पुलिस आके आपको मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लेती है, बिना किसी अपराध के, बिना किसी क्राइम के, फिर तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। ऐसे में आपको मौलिक अधिकार के तहत कुछ संरक्षण दिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाना चाहिए। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है पुलिस, तो उसे उसका कारण बताना होगा, किस जुर्म के तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। और उसके मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ऐसे पुलिस आके बोल दे कि भैया आपने अपराध किया है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर लिए हैं, और मुझे तो पता है कि मैंने कोई सा क्राइम नहीं किया है, तो ऐसे मैं अपने लिए एक मनपसंद वकील से परामर्श कर सकता हूँ और उसके द्वारा हम न्यायालय में लड़ सकते हैं। ठीक है?
तो ये मौलिक अधिकार से संरक्षण दिया गया है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में। ये 22(1) कहता है कि यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाना चाहिए और उसके मनपसंद वकील से उसको परामर्श करने का अधिकार होगा। तो ये 22(1) कहता है। 22(2) क्या कहता है? 22(2) कहता है किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और जो 24 घंटे में जो यात्रा का समय होगा वो समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब न्यायालय चाहे वो जिला न्यायालय हो, वो चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके समक्ष उसको पेश करना होगा। ये अनुच्छेद 22 कहता है। और 22(3) क्या कहता है? 22(1) और 2 आप जान गए। 22(3) क्या कहता है कि 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक निवारक निरोध में रखे लोग, निवारक निरोध निवारक निरोध में रखे लोग, निवारक निरोध में रखे लोग, और दूसरे हैं, पहला है निवारक निरोध में रखे लोग और दूसरे हैं विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु, अभी विदेशी शत्रु जो होते हैं, इन दो लोगों को ये छूट नहीं प्रदान होगी गिरफ्तारी से निरक्षण, मतलब वकील से परामर्श करने का या इस तरीके 24 घंटे के अंदर उन्हें न्यायालय में समझ प्रस्तुत करने का, ये सब चीजों का अधिकार दो लोगों को नहीं दिया गया है। यानी जो हमारे विदेशी शत्रु होते हैं जो आके देश में अराजकता फैलाते हैं। और ये निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध तरीके से मान लीजिए ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा होते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा होते हैं। ऐसे मतलब किसी भी तरीके से आके देश में एक तरीके से अपोजिट चीजें देश देश विरोधी चीजें फैलाएं, उससे दंगे फसाद हों, इस तरीके से अगर कोई करता है तो निवारक निरोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है, उनके खिलाफ ये अनुच्छेद या मौलिक अधिकार उनको प्रदान नहीं किए जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 23 क्या है? पहले अनुच्छेद 23 को जानते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आपके पास एक पॉलिटी की बुक होनी चाहिए। आप उसमें से देखेंगे कि अनुच्छेद ये दिया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध। इसका मतलब क्या है? बलात्श्रम का मतलब क्या होता है? बलात्श्रम का मतलब होता है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य कराना। यानी आपकी किसी चीज में इच्छा नहीं है लेकिन आपको जबरदस्ती कोई, आप जो बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, वो आपसे जबरदस्ती काम करवा रहा है, उसे कहते हैं बलात्श्रम। इसी को बोला गया है। अगर ये इसके विरुद्ध कोई, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कोई काम करा रहा है तो आप मौलिक मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और जबकि बेगारी क्या होता है? बेगारी आपको पता है कि काम करने के बदले पैसे ना देना, इस चीज को बेगारी कहते हैं। और मानव व्यापार क्या है? मानव व्यापार है, मानव दुर्व्यापार में होता है इससे मानव के, खास करके महिलाओं हो गया, बच्चों हो गया, महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त, महिलाओं व बच्चों की खरीद फरोख्त पर जो है रोक लगाया गया है। महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक, महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाया गया है। ठीक है, खरीद पर रोक लगाया गया है, ये कहता है अनुच्छेद 23। यानी आप महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। मानव तस्करी जो होती है उसके खिलाफ ये अनुच्छेद जाता है कि मानव तस्करी एक जुर्म है, बलात्श्रम एक जुर्म है। इस तरीके से आप इसके खिलाफ जो है न्यायालय में अपील कर सकते हैं अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो। ठीक है, अब आपके साथ, अब हम आते हैं अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? क्योंकि अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखाने हो गए, उद्योग हो गए, इन सब चीजों में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। कारखानों आदि में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, बालकों के नियोजन का निषेध, नियोजन का निषेध, निषेध मतलब उसे नकार दिया जाए एक तरीके से। ये मौलिक अधिकार आपको देता है ये। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन्हें किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 14 कहता है। अगर 14 वर्ष से कम उनकी उम्र है तो उनके खिलाफ ही उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उसके खिलाफ जो उनको जबरदस्ती ये काम करवाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, चाहे बच्चों में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी मौलिक अधिकार के तहत।
उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता और उसके अलावा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रसार करने का अधिकार। धर्म को मानने, धर्म को मानने तथा प्रचार प्रसार करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। यानी कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपने अंतरात्मा से मान सकते हैं, आपको ये छूट दिया गया है। उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये भी छूट दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजों का छूट किसमें दिया गया है? आपके ऊपर कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म को मानिए, आप उस धर्म को मानिए। आपको खुली छूट है, आप जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं, वो सब की छूट आपको दी गई है। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अगर आपकी इसमें इच्छा है, आपकी उसमें रुचि है तो। ये किस छूट में दी गई है? अनुच्छेद 25 में दी गई है। जबकि अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था, धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 26 में छूट दिया गया है। यानी अगर आप किसी धार्मिक मामलों को मानते हैं, किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, तो उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार को देने के लिए आप अपना खुद का प्रबंध कर सकते हैं। उसपे अपने पैसे लगा के अपने तरीके से उसको, संस्था को, किसी ट्रस्ट को आदि को बना सकते हैं। उस पर सरकार का विरोध नहीं होगा, बशर्ते यही है उसमें कोई देशद्रोही चीजें ना चले। उसमें एक प्रक्रिया के तहत आप उसको धर्म चलाइए, उस पर धर्म का अपने प्रचार प्रसार कीजिए, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कहता है अनुच्छेद 26। जबकि अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धार्मिक अभिवृद्धि के लिए, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, यानी कर संदाय की स्वतंत्रता, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता दी गई है, ये छूट अनुच्छेद 27 में। यानी इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए, आप किसी पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि आप ये धर्म का प्रचार करिए। लेकिन और साथ में अगर आप जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म से हैं, आप किसी मुस्लिम धर्म से, किसी भी धर्म से हैं, तो आप जरूरी नहीं कि अगर आपके धर्म के लिए कोई संस्था आपके आस-पास में बन रही है, कोई संस्था का किसी मंदिर या मस्जिद का विकास हो रहा है, तो उसमें आप जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं आरोप एक दिया जाएगा कि आप इसमें कर दीजिए। अगर आप उसमें क्षमतावान हैं, आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं, उसके उसमें टैक्स देना चाहते हैं या कुछ पैसे देना चाहते हैं, तभी आप उसमें दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती आपसे जबरन कोई आपसे कर नहीं लेगा, यानी कर संदाय की स्वतंत्रता, ये किसमें दी गई, छूट दी गई है? ये अनुच्छेद 27 में दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपस्थिति में होने की स्वतंत्रता, यानी कुछ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और इसके प्रबंध की व्यवस्था या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी मतलब अगर आप किसी भी धर्म से हैं और अगर आप धार्मिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, तो राज्य आपको खुली छूट देता है कि आप धार्मिक शिक्षाओं की स्थापना उसमें कर सकते हैं, मतलब शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके उसमें धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य उसमें पैसे नहीं देगा। आप अपने तरीके से कर रहे हैं, अगर आप अपने पैसे लगा के उस संस्थान का स्थापना कर रहे हैं, तो आपको उसके प्रबंध की भी व्यवस्था दी जाएगी, साथ में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता भी आपको दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 28। यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, जैसे कोई होता है, कहीं हिंदू विश्वविद्यालय होता है, कहीं मुस्लिम विश्वविद्यालय होता है, अगर आप उसमें बिना राज्य की सहमति से अगर आप उसमें ले रहे हैं, तो वो अपने बैंक बैलेंस से आप उसको स्थापना कर रहे हैं, संस्थापन कर रहे हैं, तो उसको देख रेख की जिम्मेदारी आपको वो खुले तौर पे दी जाएगी, बशर्ते वो प्रशासनिक रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। सबसे पहली बात ये है, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात किस अनुच्छेद में की गई है। 24 दे देगा, 28 दे देगा, 29 दे देगा, 30 दे देगा, 32 दे देगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, आपको इतना पता होना चाहिए, वो 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30, यानी संस्कृति और शैक्षिक संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये किसमें दिया गया है?
अनुच्छेद 29 और 30 में कई बार इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृति और शैक्षिक संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक 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 वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये किस तरीके से दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, किसी भी वर्ग को, समाज में कोई भी वर्ग हो, उसे अपनी भाषा हो गई, लिपि हो गया, संस्कृति हो गया, इसके संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, इस पे कोई किसी का कोई दबाव नहीं होगा। यानी किसी भी वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक क्या है, किस तरीके से होते हैं, इसको संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इतना बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा, ये अनुच्छेद 29 कहता है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार। यानी जो अनुच्छेद 30 कहता है वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। यहाँ पे एक दिक्कत आ गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ये जो अनुच्छेद 28 दिया गया है, अनुच्छेद 28 नहीं, ये अनुच्छेद शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये तो अनुच्छेद 30 में आ जाएगा। अनुच्छेद 28 में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ है कि यहाँ पे कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्र उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। तो कुछ मतलब यह शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है, ये यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वो दिया गया है अनुच्छेद 30 में। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था, दोनों में आप लोग डिफरेंस समझिएगा कि कहा है कि ये धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेकर 28 तक। तो 28 में कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्थापना या धार्मिक शिक्षा का उपदेश आप दे सकते हैं, या उसके अलावा आप धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको है। लेकिन यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना ये अनुच्छेद 30 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग जो होगा, समाज का जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा, वो अपने, यानी अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में कहा गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उसमें जो है उसके अपने प्रबंध की व्यवस्था वो खुद कर सकता है, उसमें उसका पैसा दिया, अगर दिया गया होगा तो ये अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करके उसमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म की शिक्षा दे सकता है, धार्मिक शिक्षा दे सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर उसमें राज्य का प्रतिशत नहीं है, राज्य सरकार का भी उसमें प्रतिशत है, योगदान है उस संस्था को बनाने में, तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसमें राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है, किसी खास ट्रस्ट या संस्था का है, प्राइवेट पर्सन का है, जो धार्मिक शिक्षा की शिक्षण संस्था की स्थापना किया है, तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा का उद्देश्य दे सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। ये अनुच्छेद 30 कहता है। ठीक है, ये था। अब बात आती है अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31 आप सभी को पता है और निरस्त कर दिया गया है, यानी संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का जो अधिकार था इसको निरस्त कर करके इसको निरस्त कर दिया गया है। कई बार क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में कौन सी पार्टी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में जनता पार्टी ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके एक वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया, और ये भाग 12 अनुच्छेद 301 ए में है। किसमें है? भाग 12 अनुच्छेद 300 ए में, 300 ए में संपत्ति के अधिकार को समाहित किया गया है भाग 12 में। ठीक है, यहाँ से निरस्त करके मौलिक अधिकार से हटा करके इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, यानी अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब लास्ट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग यहाँ से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो संविधान का अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को हम लोग यहाँ अच्छे से देखेंगे और उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि बिना अनुच्छेद 32 के संविधान की कल्पना करना या एक तरीके से संविधान वो निरर्थक है। बिना अनुच्छेद 32 के संविधान क्या है? निरर्थक है। और इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इस चीज को आप लोग नोट करिएगा। यानी एक अनुच्छेद
जिसके बिना संविधान क्या है, अर्थविहीन है, वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का एक माध्यम भी है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 32 के तहत, यानी जो संविधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बिना अनुच्छेद 32 के आप मौलिक अधिकार का कोई महत्व ही नहीं है। अनुच्छेद 32 ही एक ऐसा है जिसके तहत अगर देखा जाए अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे याचिका दायर कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर करते हैं। 5 प्रकार की रिट, कितने प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट को जारी करते हैं। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों को कई बार पढ़े होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा उत्प्रेषण या प्रतिषेध, ये आप कई बार पढ़ चुके होंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो जनरल अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, सशरीर उपस्थित करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, यानी जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा या किसी प्रशासन के द्वारा, किसी व्यक्ति के पकड़ा गया है या किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार किया गया यानी हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यह अपील जो आप न्यायालय में दायर कर सकते हैं वो किसी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार किया गया हो, जबरन हिरासत में लिया गया हो, तो उसके विरुद्ध है, यानी उसके अधिकारों की रक्षा के लिए है। और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। इसे आप खुद इसमें जारी कर सकते हैं। व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना यानी न्यायालय के सामने उपस्थित करना, ये कहा जाता है। ठीक है, इसमें सरकार या निकाय के विरुद्ध इस रिट को जारी मतलब क्या कहा जाता है इसे, हाँ, इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। लेकिन जो परमादेश होता है, दूसरा होता है परमादेश। दूसरा क्या होता है, परमादेश, जिसे हम बोलते हैं मैंडमस। क्या बोलते हैं, मैंडमस। परमादेश क्या होता है, परमादेश होता है हम आदेश देते हैं। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश कौन देता है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश कौन दे रहा है, तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी कोई भी अधिकारी हो गया, प्राधिकारी हो गया, या सरकारी निकाय का कोई भी व्यक्ति हो गया, यानी उसके विरुद्ध ये जारी किया सकता है जो लोग कर्तव्य कानूनी पालन का दायित्व का पालन नहीं करते हैं। लेकिन यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी किया सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक पद पर बैठा है और अपने लोक कर्तव्य का पालन नहीं निभा पा रहा है और मतलब खाली कुर्सी पर बैठ के टाइम पास कर रहा है, उसको उसके लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए, दायित्व का निभाने के लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश दे सकती है। यही है परमादेश। तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा तीसरा होता है अधिकार परीक्षा। ये अधिकार परीक्षा क्या है, अधिकार परीक्षा होता है को वारंटो, को वारंटो, इसको बोलते हैं को वारंटो, यानी किस अधिकार से, किस अधिकार से, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। अब ये किस अधिकार से, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी पद है, कोई भी सरकारी पद है, सार्वजनिक पद है, जिससे जो पब्लिक के हित के लिए है, गवर्नमेंट पद की बात, ये गवर्नमेंट पद की बात के लिए होता है, प्राइवेट पद की बात के लिए नहीं। कोई भी सार्वजनिक पद है, सरकारी पद है, सार्वजनिक पद है, अगर इस पे कोई आके जबरदस्ती अपना कब्जा करके बैठ गया है, जबरदस्ती कुर्सी लेके बैठ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से पूछेगा कि आप किस अधिकार से बैठे हैं, आपका अधिकार क्या है। अगर वो अधिकार अपना नहीं जता पाया, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत वो उस कुर्सी को नहीं लिया है लीगल वे से, अगर इलीगल वे से लिया है तो तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, तुरंत उसकी सारी जो है पावर वहीं पे खत्म कर दी जाएगी। यही सुप्रीम कोर्ट का मतलब है किस अधिकार से, किस पेशे से, यानी किसी सार्वजनिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति, अब यानी उसको अवैध व्यक्ति बोला जाएगा। व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो वो उसको क्या किया जाएगा, तुरंत उसकी इसके खिलाफ ये रिट जारी की सकती है। और लेकिन इस चीज को ध्यान देने बात है, अगर निजी पद है या प्राइवेट पद है तो उस पर नहीं किया सकती है। तीसरा होता है, चौथा होता है उत्प्रेषण। चौथा क्या होता है, उत्प्रेषण। अब ये उत्प्रेषण क्या होता है, इसको भी कई बार आप लोग पढ़े होंगे। उत्प्रेषण को सर्टियरी बोलते हैं, सर्टियरी इंग्लिश इसकी होती है। इसका मतलब होता है मंगा लेना। इसका मतलब क्या होता है, मंगा लेना। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट से
और हाई कोर्ट जो होता है वो अपने निचले कोर्ट से। इस तरीके से जो ऊपर के कोर्ट होते हैं वो अपने नीचे के कोर्ट से किसी भी चीज को जो बहुत दिन से मामले को जो बहुत दिन से लंबित पड़ा हुआ है उसको सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। ये होता है उत्प्रेषण। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में बहुत सारे कई कुछ मामले ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर तत्काल एक्शन ले सकता है कि ये मामला क्यों इतना दिन से लंबित पड़ा हुआ है, उसको अपने पास मंगा के खुद और उसको सुना देगी। इसे बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, मंगा लेना। जबकि ये पांचवा क्या है? पांचवा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध या निषेध, इसी को बोलता है प्रतिषेध या निषेध, यानी मना कर देना। मना कर देना, प्रतिषेध या इसे बोलते हैं मना कर देना। अब ये प्रतिषेध मना कर देना मतलब रोकना, इसी को ही बोलते हैं रोकना। अब ये क्या होता है मना कर देना या रोकना? यानी सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो निचली अदालतों से किसी मामले की सुनवाई के लिए सुनवाई से मना कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है किसी भी निचली अदालत को किसी भी मामले की सुनवाई के लिए डायरेक्ट मना कर सकता है। ये नेगेटिव रूप में होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मतलब ये प्रेषण और प्रतिषेध में यही दो फर्क है। ये मतलब किसी चीज को अपने पास मंगा सकता है, तत्काल उस पर सुनवाई करेगा। और इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज को मना कर देना या रोकना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। ये पावर ये कहा गया है प्रतिषेध में। ठीक है, तो ये 5 रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय या न्यायालय के द्वारा दायर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में दायर कर सकता है और अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे यहाँ पे जा सकता है। तो ये 5 प्रकार के रिट जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकारों को एक पावर प्रदान करते हैं कि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो आप सीधे न्यायालय पहुंचिए और ये सब चीजें करके अपने आप को आप वहां से सिक्योर करिए। अब बात आती है केवल अनुच्छेद 32 के बाद बचा है अनुच्छेद 33, 34 और 35। ये अनुच्छेद 33, 34 और 35 क्या होते हैं? अनुच्छेद 33, 34 और 35 क्या होते हैं? क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक होते हैं, तो 32 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। 33 क्या होता है? अनुच्छेद 33 होता है कि सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों पर कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया सकता है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो सेना में लोग होते हैं, उनके लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया सकता है। सेना के लोग, सेना में ऐसा नहीं कि सेना में कोई है तो बोलते भैया कि हम वहां जाना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, कुछ छोड़ दीजिए, हमको वो दीजिए। अगर मान लीजिए कहीं आपातकाल व्यवस्था पड़ गई है तो आपको वहां जाना होगा, सरकार के नियम प्रक्रिया के तहत आपको वहां पे जाना होगा। यानी सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए कुछ मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 33 में। जिसके लिए कानून कौन बनाएगा? विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानसभा को नहीं। यानी इसके परिप्रेक्ष्य में केवल संसद बना सकती है, राज्य विधानसभा नहीं। ये अनुच्छेद 33 कहता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है यदि किसी क्षेत्र में, कोई भी एरिया हो गई किसी क्षेत्र में, अगर सैन्य अधिनियम यानी मार्शल लॉ लागू हो, मार्शल लॉ आप जानते होंगे, सैन्य नियम अगर किसी भी क्षेत्र में लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए मौलिक अधिकारों को क्या किया सकता है? मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया सकता है या स्थगित किया सकता है। स्थगित का मतलब कुछ समय के लिए वहां पे मौलिक लोगों के मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे मान लीजिए किसी के आवागमन पर रोक लगाया जा सकता है, किसी के बाहर निकलने पर कहीं भी इसी तरीके से किसी भी चीज पर उस पर रोक लगाया जा सकता है, अगर वहां पे क्या बात है, अगर वहां पे सैन्य क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो। ठीक है, और अनुच्छेद 35 कहता है कि केवल संसद को ही यह अधिकार है, केवल संसद को ही विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी शक्ति प्रदान करता है, राज्य विधानसभाओं को, राज्य विधानमंडल को नहीं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी मौलिक अधिकारों को विशेष या प्रभावी बनाने के लिए अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल को नहीं है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से लेके आप ये मौलिक अधिकार की जो क्लास थी ये आप लोगों को समझ में आई होगी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, खास करके एग्जाम में जो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड जो चीजें हैं, आपके मौलिक अधिकारों का कहाँ उल्लंघन होता है, कहाँ नहीं होता है, किस चीज से किस प्रकार से उल्लंघन हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आप इस भाग यानी भाग 3 के तहत, संविधान के भाग 3 के तहत आप देख चुके हैं। यानी भाग 1 में हम लोग भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र को पढ़ चुके हैं, भाग 2 में नागरिकता और एनआरसी को पढ़ चुके हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार को आज समाप्त कर दिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा भाग 4। भाग 4, भाग 4 होगा जो क्या होगा? डीपीएसपी पे, डीपीएसपी होगा यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51, 35 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 36 से 51 तक हम लोग
अगले वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कुछ लोगों तक शेयर करिएगा, इससे मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहेगा। आप लोग थोड़ा-सा प्यार अपना बरसाइए ताकि यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो सके। आप लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।